बहुत खूब कहा गया है, महिला सशक्तिकरण जरूरी है वर्तमान युग में एक सुदृढ़ समाज के लिए। जरूरी है महिलाओं को शिक्षा की ओर अग्रसर करना उनके स्वयं के अधिकारों के लिए। जरूरी है महिलाओं की स्वतंत्रता और उनका सम्मान समाज में एक नई पहचान के लिए। और जरूरी है महिलाओं को हर एक क्षेत्र में अवसरों को प्रदान करना एक नव निर्माण के लिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है कला, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, इतिहास के साथ साथ प्रख्यात शख्सियतों को आप सभी से रूबरू कराने का। और आज इसी कड़ी में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी नारी शक्ति से कराने जा रहे हैं जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में हमारे प्रदेश को पूरे विश्व में एक अलग पहचान दिलाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की रहने वाली विश्व प्रख्यात बॉडी बिल्डर श्रीमती प्रतिभा थपलियाल जी की। तो आइए होते हैं उनसे रूबरू। नमस्कार। नमस्कार। द कंचन नेगी शो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू मैम। प्रतिभा जी, हम सभी को पता है कि आपने अभी गोल्ड मेडल जीता है। सबसे पहले तो उसके लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। पूछना चाहेंगे आपसे कि शुरुआत से लेके ये गोल्ड मेडल तक का सफ़र आपका कैसा रहा? शुरुआत से मैं कहूँ तो मैं मैरिड हूँ जी। मेरे 2 बच्चे हैं जी। बड़ा बेटा मेरा 12th में है और छोटा बेटा मेरा 10th में है जी। तो स्कूलिंग मेरी ऋषिकेश से हुई है। मैं पौड़ी गढ़वाल से बिलोंग करती हूँ, यमकेश्वर ब्लॉक, और थापली के हम लोग थपलियाल हैं जी। तो ऋषिकेश में ही मेरी स्कूलिंग हुई है। कॉलेज भी मेरा ऋषिकेश से ही हुआ है। मेरे पापा आर्मी रिटायर थे और जब स्कूलिंग टाइम में भी मैं स्पोर्ट्स में थी। वहाँ पे भी मैं जब कॉलेज में मैंने जब कॉलेज कर रही थी तो उसमें मैंने वॉलीबॉल खेलती थी और क्रिकेट खेलती थी। वॉलीबॉल में मैंने 5 नॉर्थ जोन खेले हैं और एज अ कैप्टन उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया है। क्या बात है। और वही क्रिकेट के 4 ऑल इंडिया खेले जी। तो एथलीट तो मैं शुरू से ही थी, बट एक टाइम के बाद फिर जब एज हो जाती है तो भाई पेरेंट्स का थोड़ा सा प्रेशर रहता है कि अब शादी हो जानी चाहिए। शादी हो गई, फिर मैं देहरादून आ गई जी। तो देहरादून आने के बाद मैंने हस्बैंड का बिजनेस है, हमारा गारमेंट्स का शोरूम है हमारा, तो मैंने हस्बैंड के बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद फिर बड़ा बेटा हो गया, फिर छोटा बेटा हो गया। तो जब छोटा बेटा 3-4 साल का हुआ उसके बाद मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लग गई। मतलब जैसे आप कहो कि बीपी लो रहने लग गया, थोड़ा सा थकान महसूस होती थी, बट मैं उसको अवॉइड करती चली गई। मैंने ध्यान में मुझे लगा हो सकता है शायद बच्चे संभालने का प्रेशर हो रहा है या काम का प्रेशर हो रहा है। ऐसे करते करते 3-4 साल मैंने ऐसे ही निकाल दिया अवॉइड करके अपने आप को। लेकिन जब ज़्यादा बहुत रहने लगी, मेरा एकदम ही बीपी डाउन रहने लग गया, सोने कहीं भी बैठूं तो थकान, नींद आती थी, तो हस्बैंड को लगा नहीं अब कुछ गलत हो रहा है, तुम अपने आप को इग्नोर कर रही हो, डॉक्टर के पास चलो। डॉक्टर के पास गए तो वहाँ पे डायग्नोज हुआ थायराइड जी। और थायराइड में क्या डायग्नोज हुआ, 5 होना चाहिए मैक्सिमम, मेरा 50। ओह माय गॉड निकला। तो वो थोड़ा सा एक शॉकिंग था कि 50 होना, यानी कितने टाइम से मैं उसको अवॉइड कर रही थी। फिर डॉक्टर ने कहा कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा भाई, और वेट मेरा बढ़ गया था। 60 kg की मैं हुआ करती थी, 58-60 की, मेरा सीधे वेट आपका 85 kg हो गया था। तो वो एक मतलब जो गलत हो रहा था, तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं भाई अब आपको अपने शेड्यूल में वर्कआउट करना पड़ेगा। आपको कुछ ना कुछ घर के काम करने से कुछ नहीं होगा, आप कितना ही काम करो, आपको एक्सरसाइज अपने वर्कआउट उसमें शेड्यूल में डालनी ही पड़ेगी। बस एक नॉर्मली हम लोग जिम गए थे कि अपने आप वेट कम करना है, अपने आप को फिट करना है जी। दोनों हस्बैंड वाइफ जिम गए थे। वो पुराना एथलीट कहीं ना कहीं जाग चुका था, कम बैक करने में दिक्कत नहीं हुई। तो नॉर्मल 3 से 4 महीने मेरा वेट 60 kg हो गया और फिट भी हो गई। थायराइड नॉर्मल हो गया था और जो भी मेरे को दिक्कत थी बोन्स की, वो ठीक हो गई थी। फिर जैसे जैसे जिम कर रहे थे तो जिम एक पैशन सा हो गया था। मतलब नेक्स्ट डे का इंतज़ार रहता था कि सुबह मॉर्निंग में जिम जाना है और वर्कआउट करना है। उस वर्कआउट में हमारा वेट ट्रेनिंग होता है एक पार्ट। तो वेट ट्रेनिंग हम दोनों बहुत अच्छी, मतलब एक कंपटीशन होता था हस्बैंड के साथ, आपने इतना वेट उठाया तो मैं इतना उठाऊंगी। तो ऐसे करते करते वो मेरे मसल्स रिस्पॉन्ड करने लगे जी। तो मसल्स रिस्पॉन्ड करने लगे तो वो भी हस्बैंड ने ही देखा और बोला यार तुम्हारे मसल्स रिस्पॉन्ड करें, मैं बॉडी बिल्डिंग कर लो जी। मैंने सोचा अरे बॉडी बिल्डिंग, बोला नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ जी। तो जब देखा कि बॉडी बिल्डिंग क्या है, क्योंकि मुझे नहीं पता था बॉडी बिल्डिंग क्या चीज़ है और क्या होता है। जब देखा कि बॉडी बिल्डिंग सर्च किया, देखा भाई है तो ये पुरुष प्रधान गेम, लेकिन गर्ल्स इसमें आ रही हैं, बिल्कुल जगह जगह के स्टेट से हैं, बट उत्तराखंड से कोई नहीं था। तो वहाँ पे मुझे एक लगा कि भाई
यहाँ पे आप अपने आप को साबित कर सकती हो, क्योंकि ये पुरुष प्रधान गेम है जी। और आप उन लोगों को दिखा सकती हो जो बोलते हैं इस क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में जो डोमिनेट करते हैं जेंट्स की, महिलाएं नहीं कर सकती है। वो मुझे एक डिफरेंट लगा। सबसे बड़ी बात थी कि मेरे को अपने आप को एक प्रूफ करना था कि मैं इस काम को कर सकती हूँ। तो वहीं से मैंने सोचा कि अब बॉडी बिल्डिंग करनी है। जी। तो उसके बाद अभी जो आपने हाल ही में जो कंपटीशन पे आप गए और आपने उत्तराखंड को गौरवान्वित किया गोल्ड मेडल लेके, तो क्या इससे पहले भी आपने कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया और आप विजेता रही? इससे पहले मैंने 2022 में फर्स्ट टाइम स्टेज परफॉर्म किया था। वही जब हमने डिसाइड कर लिया था कि अब बॉडी बिल्डिंग करनी है, 3.5 महीने के प्रिपरेशन में फर्स्ट टाइम सिक्किम में खेला था, तो मैंने 4th प्लेस ली थी इंडिया। बहुत खूब। और जब वापस आई मैं तो वही समाज से मुझे बहुत प्यार मिला, बिल्कुल, बहुत रिस्पेक्ट मिली। और कहते भी हैं उगते सूरज को सलाम होता है प्रतिभा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वही समाज कह रहा था कि वाओ, प्राउड ऑफ यू। कहते हैं कि एक कला है बॉडी बिल्डिंग, और हमारा शरीर है वो कैनवस की तरह है, जो पोषक आहार हम खाते हैं वो ब्रश की तरह होते हैं, और अंत में आपके ऊपर निर्भर करता है कि कौन सी अच्छी सी चित्रकारी निखर के सामने आए। तो आपको कितनी मेहनत इसके लिए करनी पड़ती है? पहले तो आपने क्या डिस्क्राइब करा है बॉडी को, ब्यूटीफुल। बिल्कुल, देखिए जब आपको एक नॉर्मल सा फिटनेस करना है उसके लिए आप एक अलग वर्कआउट सोचते हैं। बिल्कुल। आपको एक मॉडल की तरह अपने आप को फिट करना है, उसके लिए आप अपने आप को अलग तैयार करते हैं। आपको एक बॉडी बिल्डिंग करनी है तो आपको एक एक पार्ट पे वर्क करना होता है। हम लोगों को अपनी मसल्स शो करनी होती है, तो हम लोगों को अपने बाइसेप्स के लिए अलग वर्कआउट सोचना है, अपने थाई के लिए अलग सोचना है, अपने एब्स के लिए अलग सोचना है, अपने डेल्ट के लिए अलग सोचना है। तो इसमें हर एक पार्ट में जो मेहनत लगती है और प्रॉपर उसको निखारना कि हमें क्या चाहिए। जब मैंने 4th प्लेस लेके आई थी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी थी, बिल्कुल, तभी वो 4th प्लेस आई थी। उसके बाद जब हमने डिसाइड किया कि नहीं, मेरी बॉडी का किस किस पार्ट में कमी है या मुझ में क्या कमी रह गई जो मैं 1st, 2nd या 3rd नहीं आई, तो वही आपने बहुत प्यारा सा डिस्क्राइब करा है। उसको करने में बहुत मेहनत लगती है और उसको एक प्रॉपर शेप में लाने में बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ता है। तो प्रतिभा जी, क्या आप वर्कआउट के साथ साथ कोई डाइट प्लान फॉलो करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैम, मेन आपका वर्कआउट तो है बिल्कुल, डाइट का मेन रोल है इसमें। इसके लिए एक प्रॉपर डाइट चार्ट बनता है जो आपको, अगर 4 महीने की प्रिपरेशन है या 5 महीने की प्रिपरेशन है, आपको वही डाइट चार्ट फॉलो करना है। उसके अलावा आपको एक बिस्किट नहीं खानी है, एक टॉफ़ी नहीं खानी है, एक कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं खाना है। तो ये प्रतिभा जी, क्या आपने खुद किसी डाइटिशियन को कंसल्ट किया था, अगर हम आपकी बात करें, या कि फिर आपने इंटरनेट से ही जो इतना अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसी के तहत फॉलो करते चले गए? मैं वैसे सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हूँ। क्या बात है जी। और मैं खुद, अगर मुझे कोई कहेगा कि मेरे लिए डाइट प्लान तैयार कर दो या वर्कआउट शेड्यूल तैयार कर दो, तो मैं इजीली करती हूँ और बताती भी हूँ सबको। लेकिन जब मेरी बारी आई, और क्योंकि ये कंपटीशन था, बिल्कुल, और ये इंडिया लेवल का था जी, तो यहाँ पे हमें कोई रिस्क नहीं लेना था जी। मेरे हस्बैंड ने इसके लिए बहुत पढ़ाई करी है रात जग के प्रॉपर पढ़ाई करी है, मतलब पे भी करा है, जबकि उनको सब कुछ पता था। लेकिन उनको ये था कि वाइफ को बॉडी बिल्डिंग करानी है। ये मेरी वाइफ भी है, मेरे बच्चों की माँ भी है, मैं इसके साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ। जो भी हम करेंगे प्रॉपर तरीके से होना है और आगे वो रिजल्ट दे। बिल्कुल। तो मेरा डाइट शेड्यूल, मेरा वर्कआउट शेड्यूल और सब कुछ मेरे हस्बैंड देखते हैं। हम ये आपसे पूछना चाहेंगे प्रतिभा जी कि जो हमारा आजकल का यूथ है, एवरीबडी वांट्स टू बी फिट, सबको फिट होना है, सब लोग जिम जा रहे हैं, और जितने जो हमारे यंगस्टर्स हैं, स्पेशली बॉयज़ की बात करें, तो वो बड़े बड़े हम उनके घर में प्रोटीन के पैक्स देखते हैं कि नहीं प्रोटीन खाएंगे और मसल्स फुला देंगे, पंप हो जाएंगे मसल्स। तो उनके लिए आपका क्या संदेश है कि इसमें भी पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है? बिल्कुल मैम, आज का जो यूथ है वो सोच रहा है जादू हो जाएगा। एग्जैक्टली जी। जादू नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूँ तो अगर हमको बुक्स हम लेके आए हैं तो वो बुक्स लेके ही हम डिग्री नहीं पालेंगे, हमें उन्हें पढ़ना होगा। बिल्कुल, एफर्ट्स तो करने होंगे ना। तो वो प्रोटीन खाने के लिए भी हमको वर्कआउट तो करना होगा। तो प्रतिभा जी, पूछना चाहेंगे कि आपकी जो फैट टू फिट जर्नी रही है, तो क्या प्रोसेस आपने इस गेम के लिए फॉलो करें?
देखिए मैम, इसके लिए सबसे पहले तो ये होता है कि हमको 3.5 से 4 महीने का एक पीरियड होता है जिसमें हम प्रिपरेशन करते हैं। जी। जैसे मुझे गेम खेलना है तो 3.5 से 4 महीने लगते हैं। उसमें हमारा क्या होता है, वर्कआउट प्लस डाइट ओके। बहुत मेन होता है, जी। डिसिप्लिन, डेडिकेशन। ये 4 चीज़ें जब तक आपके अंदर नहीं आएंगी तब तक कोई भी चीज़ नहीं होगी। तो वर्कआउट तो पूरा होता है 3.5 घंटे सुबह, 3.5 घंटे शाम को, 2 टाइम मेरा वर्कआउट होता है। डाइट में हम लोग प्रोटीन सोर्सेज ज़्यादा रखते हैं, है ना, कार्ब्स फैट रखते हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट रहता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है उसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो जाता है, फैट कम हो जाता है, क्योंकि हमको अपना मसल का, अपने बॉडी का एक एक मसल शो करना होता है स्टेज पे। तो जैसे जैसे टाइम पास आता है वैसे वैसे आप प्रोटीन डाइट पे ज़्यादा आ जाते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन है वो चिकन और बॉइल्ड एग्स, ग्रीन वेजिटेबल, सैलड और एक फ्रूट। इसका मतलब प्रॉपर एक क्वांटिटी होती है। जैसे 250 ग्राम चिकन खाना है, 10 अंडे खाने, या 100 ग्राम फ्रूट खाना है, उतना ही खाना है, इतना सैलड खाना है, इतना राइस खाना है या रोटी खानी है। तो ऐसे 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 डाइट चार्ट बनता है। और लास्ट मोमेंट में क्या होता है, कंपटीशन से 15 दिन पहले हम लोगों का पानी बहुत कम हो जाता है, नमक धीरे धीरे बहुत कम हो जाता है, और लास्ट मोमेंट में आते आते कंपटीशन से 4 दिन पहले बिल्कुल नमक कम हो जाता है। पानी अगर आधा लीटर है तो वो पूरे दिन चलाना है। ये लास्ट का जो पार्ट होता है ये बहुत टफ होता है, और टफ मैं कहूँ तो एक टाइप से रिस्की होता है। और इसका रीज़न क्यों है, क्यों ये कम कर, क्योंकि हमको बॉडी से फैट खत्म करना होता है। जब आप फैट खत्म करोगे तो आपकी मसल्स दिखेंगी प्रॉपर फाइबर्स के साथ। आप मैं दिखाऊंगी आपको मेरा जो कंपटीशन का पिक्चर है, उसमें आपको मेरा एक एक पार्ट का मसल अलग अलग दिखेगा। तो वो बॉडी से जब आप नमक हटाओगे और पानी कम करोगे तभी वो दिखेगा ना मसल, अदरवाइज बॉडी वाटर होल्ड कर लेती है तो वो क्लियर नहीं दिखता है। नमक वाटर होल्ड कर लेता है। तो ये रीज़न होता है कि हमें लास्ट मोमेंट में, और लास्ट के 12 घंटे पहले तो हमें कोई नमक नहीं, कोई पानी नहीं, बिल्कुल एकदम ड्राई अपने बॉडी को करना होता है। तो वो थोड़ा सा एक रिस्क फैक्टर होता है। कंडीशन चेक होती है 2 दिन पहले, हर एक 2 घंटे में कंडीशन चेक होती है कि कितना आपने कार्ब लोडिंग, हमें मेन होता है 3 दिन पहले कार्ब लोडिंग करना। कार्ब्स लोड करते हैं हम लोग, तो उसमें कंडीशन चेक होती है कि कितना कार्ब्स लोड हो रहा है, कहीं बॉडी ब्लोट तो नहीं कर रही है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। लास्ट में स्टेज में कई बार क्या होता है कि उस चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है कि अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई है तो आप वहाँ पे बेहोश भी हो जाते हो। तो रिस्क फैक्टर काफ़ी होते हैं, लेकिन इसको आपको संभाल के चलना होता है। ये एक जो लास्ट के 7 डेज होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्रतिभा जी, क्या आने वाले टाइम पे कोई आपके प्लान्स हैं कि उत्तराखंड में आप जैसे महिलाएं और इस गेम को चुनें, और आप उनके लिए कोई एक इंस्टीट्यूशन का कुछ सेटअप करने का कुछ विचार है आपका? बिल्कुल मैम, मेरे को अभी मुझे एशिया खेलना है, मुझे वर्ल्ड खेलना है, मुझे 1-2 गेम और खेलने हैं, और मैं चाहूँगी कि लड़कियाँ इस गेम में आएँ, क्योंकि उत्तराखंड की लड़कियाँ बहुत कर्मठ हैं, और हमारा जो जेनेटिक है वो बहुत अच्छा है। जी। तो प्रतिभा जी, जैसे हमने देखा है कि काफ़ी जो यंगस्टर्स हैं हम लोग सब लैपटॉप में, कंप्यूटर में काम करते हैं, तो हमारा जो सिटिंग पोस्चर होता है, आप देखेंगे कि हम लोग के यहाँ पे काफ़ी पेन होना शुरू होता है शोल्डर्स में, नेक में, और काफ़ी प्रॉब्लम्स इससे भी होती हैं। तो क्या मतलब जो प्रॉपर्ली शुरुआत हम लोग कैसे करें, पहले अपनी बॉडी को स्टडी करें, या सिटिंग पोस्चर करें, या वॉकिंग करें, पेस वॉकिंग करें, हम लोग शुरुआत कैसे करें फिट होने की? देखिए, सिटिंग तो आपकी होगी क्योंकि आपको पढ़ना भी है, आपको काम भी करना है, लेकिन मुझे लगता है कि आप जब सबसे पहले उठते हैं तो अपना आप शुरुआत ही अपने वर्कआउट से कीजिए। आप खड़े हो जाइए, आप हल्का सा जिम जाइए, जिम नहीं जा सकते योगा करिए, योगा नहीं कर सकते आप वॉक करिए। वॉक से जब आते हैं आप, या जिम में भी आप कार्डियो करते हैं, मस्ट है कार्डियो कीजिए। उसके बाद अपना हल्का सा जैसे हेड का हो गया है, मूवमेंट हो गया, रोटेशन में हाथों को हल्का सा ऊपर नीचे कर लीजिए। ये तो अब तो आप YouTube खोलेंगे तो आपको लाइन से सारा मिल जाएगा, बस ज़रूरत है आपको जागने की और उसको फॉलो करने की। आपसे चर्चा करते हुए हमें ये लग रहा है कि टाइम मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत। तो आपका जो डेली स्केड्यूल है, जो आपका अपना टाइम टेबल है, मैं चाहूँगी वो हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, मैं
जब नॉर्मली उठती थी तो मेरा वही होता था कि बच्चों ने 7:30 स्कूल जाना है, तो मैं 6:30 उठती थी, है ना, अपना फटाफट बच्चों को रेडी करा, बच्चों को टिफ़िन दिया। लेकिन वो कहीं ना कहीं एक गलत प्रैक्टिस थी। हम अपने आप को जितना ईजी और जितना आराम देंगे, बॉडी एक ऐसा शरीर एक ऐसा चीज़ है, वो उतना आराम मांगेगा। आपके लिए भी 24 घंटे हैं, मेरे लिए भी 24 घंटे। वहीं जब मैं अपनी फिटनेस में आई तो मैं वो 6:30 बजे की बजाय 5 बजे उठने लगी। 5 बजे शुरुआत में जिम से करने लगी। हम 5 बजे जाते थे, 6:30 से 7 बजे हम अपने घर आते थे। घर आके आप जितना अपने आप को बिजी रखोगे उतना आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होता चला जाएगा और आप एक के बाद एक काम करते चले जाओगे। तो इसको एक प्रॉपर एक तरीके से करना पड़ेगा। वहीं मैं अब 5 बजे उठती हूँ, अपने बच्चों को रेडी करती हूँ, अपने बच्चों का टिफ़िन बनाती हूँ या जो भी अपना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। दोनों हम लोग 7:30 के आसपास रेडी हो जाते हैं। बच्चे स्कूल चले गए, हम दोनों फ्री हो गए, हम जिम चले जाते हैं। जिम से अपना वर्कआउट करके वही 3-3.5 घंटे, 10 साढ़े 10 बजे अपने घर, हस्बैंड अपने काम पे, मैं अपने घर के कामों में, वापस वही लंच का टाइम। क्योंकि हूँ तो मैं माँ, वाइफ, सब कुछ हूँ और घर के जो काम है वो अपनी जगह प्रॉपर हैं, वो अपनी जगह खड़े हैं, सारे करने हैं, है ना। तो वो करनी है। फिर आए, खाना वाना बनाया अपना, दिन में फिर बच्चे आ गए, बच्चों की भी सुननी है, थोड़ा उनको भी सुनना है, दोनों का लड़ाई झगड़ा भी सुनना है, सबको सुनना है, सारे घर के जो कुछ जो भी सामान बाहर से लेके आने वो लाना है। प्रिपरेशन टाइम होता है तो मेरा वापस से फिर टाइम हो जाता है 5:30 जिम जाने का। तो प्रतिभा जी, आपका जब आपका गेम नज़दीक आ रहा होता है तो क्या आप कोई सेट अपना, जैसे प्लानिंग के तहत, प्रॉपर प्लानिंग के तहत अपना स्केड्यूल में वेरिएशन लाती हैं जब डेज नज़दीक आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग प्रॉपर एक शेड्यूल से ही चलते हैं। हर एक चीज़ का वर्कआउट शेड्यूल हो या डाइट शेड्यूल हो, वो एक शेड्यूल से ही चलना है। अदरवाइज तो फिर बिना शेड्यूल के तो कुछ भी नहीं है। अपने आप को अगर किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी गोल करना है तो उसको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। तो अगर उस शेड्यूल में खुदा न खास्ता यदि आपकी कुछ तबीयत ख़राब होती है, आपको कोई मेडिसिन लेनी पड़ती है, फॉर एग्जांपल अब इतना वर्कआउट कर रहे हैं और एक स्ट्रेस भी रहता है, तो कहीं ना कहीं सपोज हेडेक ही हो गया, तो कभी होता है ऐसा कि आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है, फिर कहीं ना कहीं वो आपके डाइट प्लान में या नहीं उसमें इफेक्ट कोई करे? इशू नहीं होता है मैम। वो 4 महीने की प्रिपरेशन में मेरे को कोई छुट्टी अलाउड नहीं है, एक संडे के अलावा। और हस्बैंड का इतना स्ट्रिक्ट मेरे लिए उस समय रोल होता है कि अगर आपको फीवर है पैरासीटामोल खाओ और चलो। अच्छा। हाँ, वो जाना ही है। जिम जाओ, भले जाके खड़े हो जाओ, 50 kg मत उठाओ, 5 kg उठाओ जी, पर जिम जाना है, हल्का फुल्का वर्कआउट करना है, देन उसके बाद घर आना है। तो वो वाला टाइम होता है स्ट्रेस, सारे घर के काम और जिम और प्रिपरेशन, ये सब मिक्स जब होता है तो कहीं ना कहीं मैं भी इंसान ही हूँ, एक बार को थक जाती हूँ। लेकिन जब एक पीछे से एक प्रेशर होता है ना कि नहीं, एक पुश, हाँ बिल्कुल, एक वो होता है। और फिर खुद को भी लगता है कि नहीं, अगर मैंने आज का ये मसल पार्ट का वर्कआउट छोड़ दिया तो ये फिर दिक्कत हो जाएगी, तो पैरासीटामोल खानी है और जाना है। बीपी लो हो रहा है तो एक ग्लूकोज हमेशा मेरे पास होता है, कॉफ़ी के पाउच हमेशा मेरे पास होते हैं, वो पीनी है, पर वर्कआउट करना है। तो आपने कॉफ़ी की भी बात करी, तो कहा जाता है कि अगर हम लोग कॉफ़ी बीन्स लें या कॉफ़ी को अपने डाइट में इंक्लूड करें तो वो भी हमको पतला करता है, ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। कभी नॉर्मली आप जैसे वॉक कर रहे हैं या जिम जा रहे हैं, तो आप जिम जाने से पहले, कार्डियो करने से पहले, बेसिकली कार्डियो करने से पहले आप एक सैशे आते हैं वो 2 रुपीज़ वाले, वो एक सैशे लीजिए, मतलब ब्लैक कॉफ़ी उसका बना लीजिए विदाउट शुगर, उसको पीजिए, मस्त एनर्जी आएगी आप पे, बहुत अच्छा कार्डियो होगा और उसके साथ साथ आपका फैट बर्न भी होगा जी। तो ले सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं। और कहते हैं सुबह उठते साथ हमें 1-2 लीटर पानी पीना चाहिए, तो वो आप करती हैं रेगुलरली? हाँ, वो मैं रेगुलरली, वो तो आज से नहीं, वो तो बहुत पहले से ही, बहुत पहले से करती हैं। वो तो जब स्पोर्ट्स में तो थी, तो वो तो आदत बनी हुई है। तो आज तो प्रतिभा जी एक बॉडी बिल्डर हैं, तो जब आप छोटी थी कि तब आप नटखट थी, या ऐसा कोई इंसिडेंट आप शेयर करना चाहते हैं जिसमें, जो कि अभी भी आपकी मेमोरी में बिल्कुल तरोताज़ा हो? बिल्कुल। एक्चुअली हम लोग 5 भाई बहन हैं, 2 दीदियाँ बड़ी हैं और फिर भाई है, फिर मैं हूँ और फिर भाई है। तो मुझे वो अपना बचपन बहुत याद है, क्योंकि जो 2 भाइयों के बीच की मैं थी, तो मैंने उनके साथ सारे लड़कों वाले गेम खेले। जो 2 दीदियाँ वो बड़ी दीदियाँ हो गई हैं, वो दीदियों की तरह है, लेकिन मतलब वो मैं उनके लिए तीसरा लड़का थी जी। तो कभी जैसे क्रिकेट खेलना हो और हम 3 ही जने हैं, 2 भाई और मैं, तो उनको मुझे रखना ही रखना है अपने साथ, क्योंकि एक बॉलिंग करेगा, एक बैटिंग करेगा, एक फील्डिंग में। तो जैसे मैं कभी आउट हो जाती थी
मैं नहीं खेल रही हूँ तुम्हारे साथ। तो वो कहते थे अच्छा 10 चांस और ले ले पर खेल ले हमारे साथ। तो मतलब बचपन मेरा बहुत अच्छा गया है दोनों भाइयों के साथ। मुझे लगता है एक रीज़न मेरा स्पोर्ट्स में आने का मेरे दोनों भाई भी है। भाइयों के साथ बड़ा अच्छा टाइम निकला है मेरा। जी। और जब आप स्कूल में थी तो स्कूल लेवल पे भी आपको काफ़ी अप्रिशिएट किया जाता था, जैसे आप स्पोर्ट्स वगैरह में थी। तो कितना ज़रूरी आप मानती हैं कि आजकल के बच्चों को भी पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए? बहुत ज़रूरी है मैम, एक्स्ट्रा एक्टिविटी तो होनी चाहिए और मेन स्पोर्ट्स। क्योंकि एक पढ़ाई का ही प्रेशर बच्चे पे डालना गलत है जी। कहीं ना कहीं। अब तो मैं देखती हूँ कि जगह ही नहीं है खेलने के लिए। हम लोगों के टाइम पे बहुत होता, हम लोग 4 बजे निकल जाते थे तो 6 बजे आते। अभी हमारे बच्चों को तो इतना डर हो गया है कि इस गली से उस गली में भी नहीं भेज सकते। तो इसीलिए अब वो उसी हिसाब से चीज, अब अकेडमियाँ बन गई है, बैडमिंटन एकेडमी बन गई है या स्विमिंग वो एकेडमी बन गया है या फुटबॉल एकेडमी बने। तो कहीं ना कहीं 1-1.5-2 घंटा बहुत ज़रूरत है जी कि बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटी में डाला जाए। जी। मुझे लगता है ये ज़रूर पूछना चाहिए कि बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में आपका कौन वो मेंटोर है जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं या जिसको आप फॉलो करती हैं? मैं आपको सच्चाई बताऊं तो जो जोश था मेरे अंदर वो मेरे हस्बैंड ने भरा जी। और मैं खुद की मेंटोर खुद हूँ। मुझे किसी के जैसा नहीं बनना था, मुझे बस अपनी मेहनत करनी थी और अपने आप को साबित करना था। तो प्रतिभा जी, आपके आगे आने वाले क्या प्लान्स है? कौन कौन से कंपटीशन में आप प्रतिभाग करने वाली हैं? अभी मैंने इंडिया खेला है जी। अभी मैं एशिया की तैयारी कर रही हूँ जी। तो ऑब्वियसली जब आप थोड़ा सा और एक स्टेप ऊपर चढ़ते हो जी। तो आपके लिए वो टफ हो जाता है। तो अब इसके लिए वापस से फिर प्लानिंग और ज़ोर शोर से होगी और ज़्यादा हार्ड वर्क होगा और ज़्यादा डिसिप्लिन होगा और डेडिकेशन के साथ। जी। और एक पहाड़ से बिलोंग करने के साथ साथ आप में वो जो इससे कर्मठता तो हमारे पहाड़ों में है ये कि जो भी पहाड़ का निवासी है उनके अंदर ये जेनेटिकली और एनवायरनमेंट में भी कुछ ना कुछ बात तो है कि ऊपर देवभूमि है तो माता रानी का आशीर्वाद तो हम सभी के ऊपर हमेशा बना रहता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं माता रानी की ब्लेसिंग्स और बजरंग बली जी की ब्लेसिंग्स मुझ पे पूरी थी जी कि मैं यहाँ तक पहुँची। तो प्रतिभा जी, जब आप स्टेज पे पहुंच जाती हैं, वो जो 2-3 क्षण होते हैं जब आप सिर्फ फोकस करती हैं अपने गंतव्य के लिए, अपने गोल के लिए, उस टाइम पे आप क्या सोचती हैं या क्या फील करती हैं या क्या आपका वो मंत्र है? मैं जब स्टेज पे जाती हूँ जी। तो मैं सबसे पहले माता रानी और बजरंग बली जी को याद करती हूँ जी। और उसके बाद मैं सोचती हूँ ना मेरे इधर कोई है ना मेरे इधर कोई है, मैं सबसे बेस्ट हूँ। जी। मुझे अपना 100% देना है, उसमें मेरे को सब कुछ मिल जाएगा। क्या बात है। तो प्रतिभा जी, आपसे भेंट वार्ता करके बहुत अच्छा लगा। और वास्तव में कहते हैं ना कि उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथी न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशान्ति मुखे मृगा। इसका मतलब कि सिर्फ मन में कामना कर लेने भर से हर कुछ संपन्न नहीं हो जाता, उसके लिए हमें कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ठीक उसी तरह से जैसे सोते हुए शेर के मुंह में हिरन खुद नहीं आ जाता, इसीलिए परिश्रम करते रहिए और सकारात्मक फल आपको अपने आप मिलते चले जाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ कि द कंचन नेगी शो की टीम फिर हाजिर होगी शनिवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी उत्तराखंड पर। आप फिलहाल प्रतिभा जी को और मुझे यानी डॉक्टर कंचन नेगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।